हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। आज की कक्षा में हम जो है द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, इसके लिए सूत्र है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है कि प्राय उभय पद यानी कि दोनों पद कौन कौन से पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि में दोनों पद कोई अन्य पद जो है वो प्रधान होता है, और जो है द्वंद्व में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो च अर्थे द्वंद्व यह सूत्र है कि यह सूत्र बताता है कि जो हमारा द्वंद्व समास है वो च जो है च अर्थ में प्रयुक्त होता है, और च के 4 अर्थ बताए गए हैं: समुच्चय, अनुवाच्य, इतरेतर और समाहार। समुच्चय और अनुवाच्य में सामर्थ्य न होने के कारण इनका जो है समास में प्रयोग नहीं किया जाता है। इतरेतर समाहार का जो है समास में प्रयोग किया जाता है। और द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद अलग अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा सामासिक पद में अंतिम पद के अनुसार ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो समासिक पद हमारा होता है उसमें जो विग्रह में जो अंतिम पद होएगा ना, उसके अनुसार समासिक पद में जो है लिंग का प्रयोग होएगा। यानी कि जिस लिंग का प्रयोग विग्रह में अंत में किया गया है उसी का प्रयोग किया जाएगा समासिक पद में, और जितने पद होते हैं उनके अनुसार ही वचन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये सामासिक पद है, ये विग्रह है। तो विग्रह में देखो रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी कि राम चाहे लक्ष्मण चाहे 2 पद हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 पद हैं तो द्विवचन का प्रयोग होएगा, और अंतिम पद हमारा कौन सा है? पुल्लिंग में है। ठीक है, तो इसीलिए पुल्लिंग का द्विवचन होएगा तो बन जाएगा राम लक्ष्मणौ हरि हरऊ। ठीक है, हरि च हर च। धर्मार्थ काम मोक्ष है, क्या है ये? 4 पद हैं हमारे। ठीक है, धर्म च, अर्थ च, काम च और मोक्ष च, ये हमारे 4 पद हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। धर्मार्थ काम मोक्षः। आगे है सीता रामऊ, ये जो है ये इसका विग्रह है और ये इसका विग्रह है। ठीक है, तो सीता रामऊ, राम सीते। ठीक है, राम च सीता च, सीता च राम च। तो सीता रामऊ, सीता च राम च, तो राम पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर राम का द्विवचन प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर राम च सीता च, सीता है तो इसलिए सीता के अनुसार ही, लिंग के अनुसार ही यहाँ पर वचन का प्रयोग हुआ है। तो सीता क्या है हमारी? सीता स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सीता का स्त्रीलिंग में द्विवचन क्या बनेगा हमारा? सीते, सा ते ता। ठीक है, और पुल्लिंग में क्या बनते हैं हमारे? स तऊ ते। तऊ तो इसलिए रामऊ बना, और सा ते तो इसलिए सीते बना। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे सीतऊ क्यों नहीं बना, तो सीतऊ नहीं बनता बच्चों, द्विवचन में सीते बनेगा। ठीक है, आगे है द्वंद्वे घी सूत्र। द्वंद्वे घी यानी कि द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्। घी संज्ञम, जो घी संज्ञक होता है उसका पहले प्रयोग किया जाता है। घी संज्ञक, घी क्या होता है? हर्स्व इकारांत और हर्स्व उकारांत जो है पुल्लिंग जो है वो घी संज्ञक होते हैं, और उनका प्रयोग जो है समासिक पद में पहले किया जाता है। हरि हरऊ, हरि च हर च, हरि क्या है इसमें? ये घी संज्ञक है, इकारांत है। ठीक है, हर्स्व इकारांत है, तो इसलिए इसका पहले प्रयोग किया गया है। आगे है अजाधंतम, अजाधदंतम। ठीक है, ये ऐसे होएगा अजाद दंतम, यानी कि अच आदि में हो और अत अंतम, अत जो है बाद में हो। ठीक है, अच आदि में हो और अत
अंतम अत बाद में हो, यानी कि ईस जो पूर्व पद होता है, पूर्वम से अत, ठीक है। तो जो अच ईस है, इसमें क्या आया है, ईस, ईस च कृष्ण च, तो ईस में क्या है, इसमें देखिए ई क्या है, ये हमारा अच है, स्वर है, और स में क्या है, स में आया बाद में अ, तो इसलिए इसका पहले प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से इंद्र अग्नि में भी हुआ है, ई जो है हमारा अच है और र में ए है, तो इसका पहले प्रयोग हुआ है इंद्राग्नि, ठीक है। आगे है धर्म आदिशु, तो धर्म आदि में कहा गया है कि धर्म आदिशु अनियम है, ठीक है, कि धर्म आदि में कोई नियम प्रयोग नहीं किया जाता है। धर्मार्थौ धर्म च अर्थ च, ठीक है, अर्थ धर्मौ अर्थ च धर्म च, ये कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे है अल्पाचतरम, ठीक है, यानी कि कम वर्ण वाले पद का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे शिव केशवौ, शिव च केशव च, धव खदीरौ, धव च ध्वश्च खदीरश्च, धव च खदीर च। आगे है इन्हीं में जो है शिव में क्या है, कम वर्ण आए हैं, धव में भी कम वर्ण आए हैं, केशव और खदीर में ज़्यादा वर्ण आए हैं, तो इसलिए इनका कम वर्ण वाले का पूर्व प्रयोग किया गया है। आगे है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व हमारा हो गया है, आगे हमारा समाहार द्वंद्व। इसके लिए सूत्र है द्वंद्वस्य प्राणी तुरीय सेना अंगानाम, यानी कि इस सूत्र से क्या बताया गया कि प्राणी के अंग, ठीक है, प्राणी के अंगवाची जो शब्द होते हैं वाद्य तुरी, यानी कि जो वाद्य आदि होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं उनमें, और सेना के अंगवाची शब्दों में जो है समाहार द्वंद्व का प्रयोग किया जाता है। पाणिपादम क्या है यहाँ पे, पाणिपादम क्या है यहाँ पे, शरीर के अंग हो गए, पाणी च पादौ च तेषाम समाहार है, ठीक है, क्योंकि पाणी पादौ हाथ और पैर दो दो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द्विवचन, दो हाथ दो पैर, तो पाणी का द्विवचन पाणी, ये दीर्घ मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ मात्रा है, और पादौ पादौ पादः, तो इसी प्रकार से दो पैर, तो पादौ द्विवचन में प्रयोग हुआ है, तो तेषाम समाहार है। वंशी वीणा वंशी च वीणा च तयो समाहार है, ठीक है। आगे है रथिक, ये क्या हो गया, ये वाद्य यंत्र हो गए वंशी और वीणा। रथिक अश्वारोहम, रथिका च अश्वा च अश्वारोह च तयो समाहार है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये सेना के अंग हो गए, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। आगे है शूद्र जंतु है, छोटे जंतुवाचक शब्दों में समूह का बोध होने के कारण द्वंद्व समास होता है, यानी कि जो छोटे छोटे जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें भी समाहार द्वंद्व का ही, समूह होने के कारण उनमें भी समाहार द्वंद्व का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे युका लिक्सम, युका च लिक्सा च ईसाम समाहार है, युका क्या होती है, जो जुएं होती है ना, उनको बोलते हैं युका, ठीक है। लिक्सम, लिक्सा क्या होता है, जो लीक होती है, जुएं और लीकों का समूह, यानी कि युका च लिक्सा च जुएं और लीक का समूह, ठीक है, युका लिक्सम। वृश्चिक मुस्कम, वृश्चिका च मूषक च, वृश्चिक मुस्कम। आगे है ये शाम च विरोध शाश्वती, की जिन प्राणियों में जन्मजात वैर भावना होती है वहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। सर्प नकुलम, सर्पश्च नकुलश्च, सांप और नेवले में जन्मजात वैर होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है समाहार द्वंद्व का प्रयोग होगा। काको लुकम, यानी कि काकश्च नकुलश्च नहीं आएगा यहाँ पर, उलुकश्च आएगा। उल्लूकश्च, ठीक है। काक और उल्लूक, कौवे और उल्लू में जो है जन्मजात वैर होता है, तो इसलिए काकोलुकम यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व का प्रयोग हो गया। आगे है द्वंद्वात, द्वंद्वात च्युत से हंतात समाहारे, यानी कि
द्वंद्वात, द्वंद्वात च वर्गांत, यानी कि च वर्गांत, दकारांत, सकारांत, हकारांत जो ये शब्द होते हैं उनमें समाहार द्वंद्व समास जो है होता है। यानी कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण यदि च वर्ग का हो, ठीक है, च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, किसी शब्द के अंत में च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, च छ ज झ, च छ ज झ न, च छ ज झ य, ठीक है, और द और स और है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो वहाँ पर फिर द्वंद्व समास का समाहार द्वंद्व का प्रयोग होगा। वाक त्वचम, वाक च त्वच च तयो समाहार है। छात्रोपहनम, छात्र च उपहनव च, तो यहाँ पर देखो त्वच च है ये, ठीक है, च वर्ग का है, च वर्ण, और न छात्र उपहनव च। आगे है हमारा एक शेष द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पदों में से सामासिक पद में एक पद शेष रहता है, वहाँ पर हमारा दोनों पदों में से जो समासिक पद में एक पद शेष रहता है वहाँ पर कौन सा होता है, एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे पितरऊ है, ठीक है, माता च पिता च, और हंसु हंसी च हंस च, पुत्रऊ पुत्री च पुत्र च। यहाँ पर आपने नोट किया कि जो पहले पद हैं इसमें वे सभी क्या हमारे स्त्रीलिंग है, और जो दूसरा पद है वो हमारे सभी पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसमें यही पहचान होती है कि पहला पद जो है विग्रह में पहला पद स्त्रीलिंग होएगा और दूसरा पद जो है वो पुल्लिंग होएगा, और जो शेष बचेगा वो क्या होएगा, पुल्लिंग में ही बनेगा। तो पितरऊ, हंसऊ और पुत्रऊ, तो इस प्रकार से एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण, इनमें एक शेष बचता है, और वो एक शेष क्या बचता है, वो पुल्लिंग ही बचता है, ठीक है। आगे ये विशेष बात है, ये जरूर नोट कीजिए आप, पंचदश, ठीक है, जहाँ पर दोनों शब्द जो है संख्यावाची होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि संख्या देख ली ना, पंचदश यानी कि संख्या, तो यहाँ पर तो द्विगु समास होगा नहीं, अगर दोनों ही संख्यावाची हैं तो फिर वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगर दोनों ही संख्यावाची हैं तो वहाँ पर फिर द्वंद्व समास होता है। अगर दूसरा, पहले तो सभी संख्यावाची होंगे, अगर दूसरा पद देखना आपको ध्यान से, अगर दूसरा पद भी संख्यावाची है ना तो फिर वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगर संज्ञावाची है दूसरा शब्द, दूसरा पद, तो फिर वहाँ पर द्विगु समास होएगा, और अगर नदीवाचक है तो फिर वहाँ पर अव्ययी भाव समास होएगा, ठीक है। पंचदश, तो पंचदश दोनों ही संख्यावाची हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। पंचवटी, वटी क्या है यहाँ पर संज्ञावाची है तो यहाँ पर द्विगु होएगा, और गंगम, पंच गंगम, गंगा क्या है यहाँ पर नदीवाचक है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास अच्छे से। फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, धन्यवाद।